मानकर चलिए कि आप चेन्नई में हैं और आप कहीं पे रास्ता भटक गए और आप किसी से ये पूछते हैं हिंदी में कि भैया क्या आप मुझे ये रास्ता बता सकते हैं, और फिर पता है वो इंसान आपको क्या बोलता है? हिंदी इल्ले। वो आपको बोलता है कि नो हिंदी हेयर, इफ़ यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक इन तमिल और इंग्लिश। सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। वही मान के चलिए कि आप महाराष्ट्र में हैं और वहाँ आप जाते हैं किसी दुकान में, आप देखते हैं कि नो हिंदी हेयर, ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, हिंदी बोलने वालों का प्रवेश वहाँ पे वर्जित है। कैसा लगेगा आपको? आखिर एक ऐसा देश जिसने कि संस्कृत जैसे महान भाषा को जन्म दिया, जिस संस्कृत भाषा से दुनिया के कई भाषा निकल करके आए हैं, उसी भारत देश में अब भाषा के लिए ही लड़ाई होने लगा। कुछ राज्यों के लिए हिंदी बाहरी भाषा भी बन चुका है, जबकि कुछ लोगों के लिए हिंदी एक स्वाभिमान का प्रतीक है। क्या इसी को वास्तविक में भाषा का संघर्ष कहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है? ये जानने के लिए हम भाषा की संघर्ष की हिस्ट्री देखेंगे चैप्टर 1 में। इस संघर्ष की जड़ों को समझने के लिए हमें 1950 में जाना पड़ेगा, जब हमारा संविधान बन रहा था। देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, खास करके हमारे देश भारत में। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय ये बात काफी ज्यादा चर्चित थी कि आखिर हमारे देश का राष्ट्रभाषा क्या होगा। उस समय हमारे लीडर्स ज्यादातर हिंदी भाषा बोलने वाले थे और इसी के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बना देते हैं। लेकिन फिर वो कुछ लोग जो वहां पे हमारे लीडर्स के साथ बैठे हुए थे और वो लोग ताल्लुकात रखते थे तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटक से, उन लोगों ने इस बात पर काफी ज्यादा आपत्ति जताई। तमिलनाडु का कहना था कि हमारी तमिल भाषा संस्कृत भाषा से भी पुरानी है, तो फिर आखिर हिंदी को हम पर क्यों थोपा जा रहा है? कन्नड़ और मराठी भाषी लोग भी डर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हिंदी का वर्चस्व उनके भाषा को कमजोर कर देगा। आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद में संविधान में ये लिखा गया कि हिंदी को एक राजभाषा माना जाए और अंग्रेजी को एक सहायक भाषा। लेकिन ये भी बताया गया कि ठीक 15 साल के बाद अंग्रेजी को हटा देना है और साथ ही साथ हिंदी का वर्चस्व बढ़ाना है। लेकिन जैसे ही 1965 आता है, दक्षिण भारत में हिंसा भड़क उठती है, एक ज्वालामुखी भड़क उठती है। और ये ज्वालामुखी की आग हम आज भी दक्षिण भारत में देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमिलनाडु में सरेआम हिंदी का मुंह काला कर दिया जा रहा है। ये हिंदी विरोधी आंदोलन उस समय 1965 में अपने चरम सीमा पे था, जब सरकार ने ये घोषणा किया था कि हिंदी को मेन लैंग्वेज बना दिया जाए। हर तरफ आगजनी हुई, आत्मदाह हुआ, पुलिस की फायरिंग हुई, पूरा का पूरा तमिलनाडु मानो जल रहा था। 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं। फिर एक पार्टी ने हिंदी साम्राज्यवादी के खिलाफ एक लड़ाई का ऐलान कर दिया। इसी दबाव में आकर सरकार को संशोधन करना पड़ता है और अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। इस आंदोलन के 2 नतीजे निकल कर आते हैं। पहला तो एक पार्टी जो पूरी तरीके से नीचे गिर जाती है और एक पार्टी पूरी तरीके से ऊपर उठ जाती है तमिलनाडु में। और दूसरा ये कि हिंदी को लेकर वहां पर उस समय भी बहिष्कार चलता था और आज भी बहिष्कार चल रहा है। और ये सब सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं चल रहा था, बल्कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी चल रहा था, और ये हम जानेंगे चैप्टर 2 में। महाराष्ट्र, मुंबई को हिंदी भाषा और मराठी भाषा दोनों का ही केंद्र समझा जाता था, लेकिन वहां पर भी 2 पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर हिंदी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। उत्तर भारतीय मुंबई का संसाधन खा रहे हैं, कुछ इस प्रकार के नारे लगाए गए और मुंबई में, महाराष्ट्र में आने वाले उत्तर प्रदेश से और बिहार के लोगों पर हमला हुआ। रेलवे की परीक्षा हो रही थी। उस समय जो हिंदी भाषी लोग थे, वो लोग जब अपने परीक्षा देने जाते हैं, तब उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी ने उन हिंदी भाषाओं छात्रों को बहुत पीटा, बहुत मार खाए वो लोग। गलती क्या था? सिर्फ यही कि वो लोग हिंदी जानते थे। और कर्नाटक की अगर यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हिंदी विरोधी जो चीज है वो कुछ सालों में ज्यादा बढ़ी है। बेंगलोर में नम्मा मेट्रो में जब हिंदी साइन बोर्ड लगाया गया, तो पूरे के पूरे सिटी में इसका विरोध होता है और वहां पे ये कहा जाता है कि हिंदी हम पर मत थोपो, और कुछ इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि काफी सारे राज्य हिंदी का विरोध कर रहे हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिंदी का विरोध सही है या फिर बस ये एक राजनीतिक खेल है, और ये हम जानेंगे चैप्टर 3 में।
सबसे पहली बात है यहाँ पे अर्थव्यवस्था और रोजगार का। तो अगर यदि आप तमिलनाडु देखिएगा या फिर महाराष्ट्र या फिर बेंगलोर, कर्नाटक या फिर केरला, इन सब जगहों में जब आप जाइएगा तो पाइएगा कि वहां पे अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा स्टेबल है और लोग ये नहीं चाहते हैं कि हिंदी भाषी लोग वहां पर जाएं और आकर अपना गुजर बसर करें। दूसरी चीज है राजनीति और वोट बैंक का। तो कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो कि हिंदी विरोध करके ही पार्टी में बनी रहती हैं और हिंदी विरोध करके ही वो चुनाव भी जीतती हैं। हिंदी का विरोध करने से उन्हें लोकल्स का काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो आदमी खड़ा है हमारे लिए, वो सिर्फ हमारे हित में खड़ा है, उसे और कोई नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमारे राज्य का भलाई करना चाह रहा है। तीसरी चीज है दक्षिण भारत का डर। उन्हें ये लगता है कि सेंटर में ज्यादातर जो लोग बैठे हुए हैं, ज्यादातर जो लीडर्स हैं, वो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं और वो लोग कभी भी किसी भी समय पूरे के पूरे भारत में हिंदी भाषा को थोप सकते हैं। चौथी चीज है हिंदी के खिलाफ दुष्प्रचार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि हिंदी के आने से उनका जो लैंग्वेज है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, सेंटर का जो आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो गया और उसके बाद फिर आईपीएस हो गया, या फिर आप चले जाइए कोर्ट्स में, ठीक है, वहां पर हिंदी का नहीं बल्कि इंग्लिश का ही दबदबा रहता है। तो इतना सब कुछ हम लोगों ने देखा, लेकिन ये जो एंटी हिंदी मूवमेंट है इसका क्या कोई समाधान निकला, ये हम जानेंगे चैप्टर 4 में। बट आगे जाने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन होगा ना उसे जरूर दबाइए। आज के डेट में भारत में 55% से ज्यादा लोग हिंदी समझते हैं, जबकि जो मातृभाषा या फिर अगर आप कहें कि मदर टंग हिंदी सिर्फ 44% लोगों का ही है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और बंगाली जैसी भाषाओं का भी अपना ही एक गौरव है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि हिंदी को उन पे जबरदस्ती ना थोपा जाए, बल्कि इसे एक प्रकार से लिंक लैंग्वेज के ही रूप में उपयोग किया जाए, जिस प्रकार से अंग्रेजी का उपयोग होता है। दक्षिण भारत के भी भाषाओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी और राजनीति के जो झूठे नैरेटिव्स जो चलते हैं ना, उन्हें भी समझना काफी जरूरी है। भारत की जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है इसे सम्मान दिया जाए, लेकिन ये राष्ट्र है और इसका एक राष्ट्रभाषा होना भी बहुत जरूरी है। तो सभी लीडर्स को बैठकर एक नेगोशिएशन करना चाहिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए और भारत का एक राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा है कि इतना सारा लैंग्वेज होने के बाद हमारा भारत देश कुछ उस हिसाब से तरक्की नहीं कर रहा है जिस हिसाब से चाइना कर रही है। चाइना में मैंडरिन लैंग्वेज चलता है, भाई सभी जानते हैं, सभी उस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, काफी अच्छा तरीके से फल फूल रहा है। रसिया को भी आप देख लीजिए, वहां पे रसियन चलता है, काफी अच्छा डेवलप कर रहा है। और बाद बाकी अमेरिका में और लंदन, इंग्लैंड, ये सब में तो इंग्लिश चलता है, काफी अच्छा तरक्की कर रहा है। अभी आप दुबई में देख लीजिए, वहां पे अरबी चलता है, काफी अच्छा तरक्की कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जो इंडिया है ना, यहाँ पे कोई एक भाषा ही नहीं चलता है और उसी के कारण हमारा ये जो देश है ना काफी ज्यादा पीछे चलते जा रहा है। तो इन सब का निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि भारत को तोड़ने की जरूरत नहीं, जोड़ने की आवश्यकता है। भाषा संस्कृति और पहचान का हिस्सा होता है, इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है बल्कि इसे अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करना है। हमें ये समझना होगा कि हिंदी किसी भी राज्य का दुश्मन भाषा नहीं है। अभी तक हिंदी ने आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, इतने सालों से आपका भाषा है और ये फल फूल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हिंदी के आने से नहीं आने से आपके लैंग्वेज में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और एक बार अपने अतीत से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए और पड़ोसी मुल्कों से भी कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो अलग अलग हुआ था, इसका सबसे मेन रीजन था लैंग्वेज होने का। उसके बाद आप सिन्हाला कम्युनिटी को देख लीजिए, जो लोग श्रीलंका में थे, वहां पर भी तमिल और उनका जो सिन्हाला भाषा था, इन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हो रहा था, काफी ज्यादा टेंशन अभी भी चलता है। तो क्या हम लोग इन सब चीजों से नहीं कुछ सीख सकते हैं? इंसान अपनी गलतियों से ही सब कुछ सीखता है। अब खैर, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों का क्या विचार है इस टॉपिक पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत के किसी अन्य समस्या को लेकर। और अगर यदि इस टॉपिक में आपको कुछ सुझाव देना है तो आप लोग मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर यदि आपको कोई टॉपिक देना है तो वो भी आप बता सकते हैं। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो थोड़ा सा भी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।